नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 11th आरबीएसई बोर्ड जिसमें नया कोर्स शुरू हुआ है एनसीईआरटी, उसका हम लोग अब तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। स्पीति में बारिश जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम है रजनी, मनु भंडारी के द्वारा लिखा हुआ जो ये चैप्टर है, इसे आपको परीक्षा 2021 के लिए हटा दिया गया है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर है जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र जी की एक हास्य व्यंग कथा है, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारे कोर्स में है क्योंकि अब जितना एग्जाम में आने वाला है वही चैप्टर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पहले, और बाकी चीज़ें जो हैं अगर हमें नॉलेज के लिए पढ़ना होगा तो बाद में हम लोग उन चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों जामुन का पेड़, इनकी एक हास्य व्यंग कथा है कृष्णचंद्र जी की। और इस का जो शॉर्ट समरी मैं आपको समझाऊं उससे पहले जो है जो कृष्णचंद्र जी है इसका थोड़ा सा जीवन परिचय मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इनकी रचनाओं से संबंधित पूछ ली जाए कि भाई इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। वैसे कवि या लेखक का परिचय एग्जाम के अंदर हमारे नहीं आने वाला। तो देखिए, कृष्णचंद्र जी के जन्म की अगर हम बात करें तो ये सन 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी के अंदर पंजाब के अंदर एक गुजरा कला नामक एक ज़िला है और वहाँ एक गांव है वजीराबाद, वहाँ इनका जन्म हुआ है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्हें गद्य सम्राट कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के बाद में अगर कहानी लेखन विधा में किसी का नाम गिना जाता है तो ये कृष्णचंद्र जी का नाम भी आता है। इन्होंने अपनी हास्य व्यंग कहानियों के माध्यम से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो हम सबसे पहले जो कृष्णचंद्र जी का जीवन परिचय है इसे हम नोट भी करते जाते हैं और समझते हुए भी जाते हैं, ताकि जो वीडियो है वो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। तो देखिए, यहाँ मैं बोर्ड पर इन चीज़ों को नोट करता हुआ चलता हूँ और आप भी साथ ही साथ लिखते हुए चले। हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहले लेखक का परिचय, लेखक का परिचय, ठीक। कृष्णचंद्र जी का जन्म सन 1914 ईस्वी में पंजाब के वजीराबाद, पंजाब के जिला गुजरा कला, ठीक है। ये गुजरा कला जो है ये इनके जिले का नाम हो गया। गुजरा कला के गांव वजीराबाद, गांव वजीराबाद में हुआ था। प्रेमचंद जी के बाद, प्रेमचंद जी के बाद जिन कहानीकारों का, प्रेमचंद जी के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनमें उर्दू कथाकार, उर्दू कथाकार यानी कहानीकार, उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम, कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है।
कृष्णचंद्र जी का प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा, यानी अगर हम बात करें तो कृष्णचंद्र जी का प्रगतिशील संघ से, लेखक संघ से गहरा संबंध रहा है, जिसका असर उनकी रचनाओं में भी, जिसका असर उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट नजर आता है, स्पष्ट नजर आता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। ठीक है, तो यहाँ देखिए कृष्णचंद्र जी का जन्म सन 1914 ईस्वी में पंजाब के जिला गुजरा कला के गांव वजीराबाद में हुआ था। और प्रेमचंद जी के बाद में जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को एक नई पहचान दिलाई या नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू के कहानीकार हैं ये कृष्णचंद्र जी, इनका नाम महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र जी प्रगतिशील लेखक संघ, ये प्रगतिशील यानी प्रयोगवादी कवि और उसके बाद में प्रगतिशील, यानी अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य के अंदर जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल के अंदर 6 पार्ट थे: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है, उसके बाद में प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, ठीक है, और फिर नई कहानी आंदोलन। तो जो प्रगतिशील लेखक थे, प्रगतिशील युग के जो लेखक थे, कवि थे, उनके अंदर इनका गहरा संबंध रहा है और वही जो असर है वो इनकी रचनाओं के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आता है। ऐसे बहुत गिने चुने कम लेखक हैं जिन्होंने बाद में चलकर अपने जीवन में लेखन कार्य को ही रोजी रोटी बना ली हो। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखते चलें। फिर थोड़ी सी और बातें हैं, इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में, इनकी आरंभिक शिक्षा पुंछ जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए सन 1930 में लाहौर, उच्च शिक्षा के लिए 1930 में लाहौर में आ गए। सन 1934 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय
पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA, अंग्रेजी में MA किया। बाद में इनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो जाने के कारण जीवन के अंतिम समय तक ये मुंबई में ही रहे। ये मुंबई में ही रहे। इन्हें साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। यानी इनका निधन सन 1977 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने लिख रहे हैं। अभी इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इनकी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा पुंछ यानी जम्मू कश्मीर में हुई और फिर वहाँ से ये उच्च शिक्षा के लिए सन 1930 के अंदर लाहौर में चले गए और लाहौर में 30 तक इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गए थे, तो 34 तक वहीं रहे। तो 34 में लाहौर से कहाँ आ गए, वो पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की शिक्षा करी थी। बाद में इनका जो जुड़ाव है फिल्म जगत से हो गया, तो फिर ये बम्बई में ही इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक बम्बई के अंदर ही हमें अपना जो समय बिताया। और इन्हें साहित्य अकादमी के साथ ही बहुत से पुरस्कार जो हैं इन्हें मिले, प्राप्त हुए और इनका जो निधन है सन 1977 ईस्वी में हो गया। अगर हम इनकी बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो और नोट कर देते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक गिरजा एक खंदक। इनकी एक रचना है, कहानी संग्रह लिख रहे हैं सबसे पहले। एक गिरजा एक खंदक। यूकेलिप्टस की डाली। यूकेलिप्टस की डाली, ये तो है कहानी संग्रह। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं,
जब खेत जागे बावन पत्ते एक वायलिन समुद्र किनारे समंदर के किनारे, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये उपन्यास हैं इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास। तो देखिए ये जो रचनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, इन्हीं के बारे में हम लोग इन चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक कृष्णचंद्र जी का एक जीवन परिचय थोड़ा सा, जिसे आप लोग नोट करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। शिक्षा के बारे में बात हो चुकी है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं प्रमुख रचनाएं, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये कहानी संग्रह है। शिकस्त, जर गांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समुद्र किनारे, कागज की नाव और मेरी यादों के किनारे। तो देखिए ये पूरा परिचय आपको याद कैसे करना है ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई इनका जन्म कब हुआ, तो सन 1914 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हो गया। कहाँ पर हुआ है? पंजाब के अंदर हुआ है। पंजाब के अंदर जिले का नाम क्या है? गुजराकला गाँव है, गुजराकला जिला है, और गाँव का नाम क्या है? वजीराबाद है। यानी वहां पर इनकी क्या हुई? जन्म हो गया। अब यहां आगे जब हम बात करते हैं तो ये कहेंगे कि भाई कहानीकारों की बात हो रही है, तो प्रेमचंद जी जैसे कहानीकारों के बाद में जो नए कहानीकार आए हैं, उन कहानीकारों के अंदर उर्दू का एक कथाकार है कृष्णचंद्र जी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रगतिशील लेखक संघ था उनके साथ इनका बहुत गहरा संबंध रहा है, और वही चीज़ इनकी रचनाओं के अंदर जो है वो दिखाई भी देती है। प्रगतिशील लेखक संघ का मतलब है कि प्रगतिशील के समय इसे हम साम्यवादी रूप भी कह सकते हैं, यानी समाज के अंदर जो अव्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं या जो भी दुरावस्थाएं होती हैं उनको लेखकों ने, कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की थी। तो यहाँ जब कृष्णचंद्र जी की ये हास्य व्यंग कथा कहानी जब हम पढ़ेंगे जामुन का पेड़, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उनके जो तौर तरीके हैं या उनकी जो कार्यशैली है उसके अंदर कितना जो है पदों का क्रम भ्रमात्मक है, और किस तरह से काम जो है फाइलों के चक्कर में उलझ जाते हैं और उससे समय जो है काफ़ी बर्बाद होता है और समय के ऊपर काम नहीं होता है। तो जो कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी जो संवेदनहीनता है उसको यहाँ बताने की कोशिश की गई है। साथ ही हर व्यक्ति जो है अपने उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश करता है और वह फाइल को मार्क करके आगे जो है भेज देता है। तो वहाँ कार्यालय में जो काम करने वाले हैं, छोटे चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक व्यक्ति जो है अपने अपने नियत कामों को जो है किसी तरह से वहाँ बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जामुन का पेड़ है इसके अंदर हम यही चीज़ सीखने वाले हैं बच्चों कि सरकारी कार्यालयों के अंदर किस तरह की चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, किस तरह भ्रामात्मक स्थिति पैदा हो रही है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इस कहानी का जो शॉर्ट परिचय है, समरी है, वो मैं आपके सामने समझाने वाला हूं। इसे मैं मिटा देता हूं। ये एक हास्य व्यंग कथा है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई बार बता दी ये बातें, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसकी जो मूल संवेदना है, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसका मूल भाव क्या है, या फिर उसका जो कथानक होता है, या जो उसकी विषय वस्तु होती है, ठीक है, या उसका जो प्रतिपाद्य होता है, या फिर उसके द्वारा क्या अभिव्यंजना की गई है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़रूर एक बार से चर्चा होनी चाहिए, ताकि हमारा जो
पढ़ाने का उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और हम जो पढ़ रहे हैं वो भी हमें समझ में आए आखिर ये हमें क्या बताना चाह रहा है। क्योंकि जो भी साहित्य होता है बच्चों, वह समाज का एक प्रतिबिंब होता है और समाज में या जो भी समस्याएं होती हैं वो हमें इन रचनाओं के माध्यम से पता लगता है। यहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं उनके बारे में पता चलता है। तो ये जो जामुन का पेड़ है ये कृष्णचंद्र जी की एक हास्य व्यंग कथा है और इसके अंदर अगर हम मूल भाव की बात करें, इसके मूल संवेदना की बात करें, तो इस कहानी के अंदर जो सरकारी कार्यालय हैं उनके तौर तरीके और उनके कार्य करने की जो शैली है उसके ऊपर क्या किया गया है, आक्षेप किया गया है। सरकारी कार्यालयों के अंदर जो तौर तरीके हैं या उनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर क्या किया गया है, व्यंग किया गया है कि किस तरह वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने कागज़ों की पूर्ति करने में या अपनी फाइल की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। उन्हें किसी व्यक्ति की पीड़ा या उनके समय की कोई भी कद्र नहीं होती है। वहाँ ये भी दिखाने की कोशिश की है कि जो सरकारी कार्यालय में काम करने वाले जो अधिकारी वर्ग है वो किस तरह से संवेदनहीन हो गए हैं। उन्हें एक इंसानियत की आवश्यकता है लेकिन वो इंसानियत उनके अंदर दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर भी इस कहानी के माध्यम से कृष्णचंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ें उजागर की है। तो सबसे पहले जो कथानक मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये कौन कौन से बिंदु हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। यानी कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इसका कथानक क्या है इस कहानी का, या फिर इसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है ना, विषय वस्तु क्या है, या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मूल संवेदना क्या है इस कहानी की। मूल संवेदना का मतलब होता है कि सेंट्रल थीम क्या है, ये किस विषय के इर्द गिर्द घूम रही है ये कहानी, ये क्या सब्जेक्ट आपको समझाना चाह रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये जो मूल संवेदना है या क्या अभिव्यंजना हुई है, ठीक है, केंद्रीय भाव क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं ये चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जामुन का जो पेड़ है एक कृष्णचंद्र की हास्य व्यंग कथा है जो सरकारी कार्यालयों के तौर तरीकों और उनके कार्यशैली पर इस पर आक्षेप किया गया है। क्योंकि सरकारी कार्यालयों के अंदर प्रत्येक काम छोटे बाबू से लेकर बड़े अधिकारी तक व्यर्थ में फाइलों की पूर्ति से होता है और सरकारी कार्यालयों तथा उनके विभिन्न विभागों में तालमेल की कमी रहती है। मानवीय संवेदना और दायित्व बोध का अभाव रहता है और सब अपनी जिम्मेदारी से बचे रहना चाहते हैं। इससे जो आम आदमी है, आम आदमी का सरल सा काम भी समय पर नहीं हो पाता है और इस तरह सरकारी कार्यालयों के दायित्वहीन अमानवीय पक्ष का यहाँ पर निरूपण किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ें बताइए। तो मैं यहाँ आपके सामने जामुन का पेड़ जो है इसके व्यंग में मूल विषय कौन सा छिपा हुआ है ये एक क्वेश्चन भी है। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं यह कहानी कृष्णचंद्र की एक हास्य व्यंग कथा यानी कहानी। यह कहानी कृष्णचंद्र की एक हास्य व्यंग कथा है। इस कथा में सरकारी कार्यालयों के तौर तरीके, सरकारी कार्यालयों के तौर तरीकों और कार्यशैली, इस कथा में सरकारी कार्यालयों के तौर तरीके और उनकी कार्यशैली पर आक्षेप किया गया है। इस कथा में सरकारी कार्यालयों के तौर तरीके
और उनकी कार्यशैली पर आक्षेप किया गया है। सरकारी कार्यालयों में छोटे बाबू से लेकर बड़े अधिकारी तक व्यर्थ में फाइलों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। सरकारी कार्यालयों एवं उनके विभिन्न विभागों में तालमेल की कमी होने के कारण मानवीय संवेदना एवं दायित्व बोध का अभाव होता है। सब अपनी जिम्मेदारी से बचे रहना चाहते हैं। सब अपनी जिम्मेदारी से बचे रहना चाहते हैं। इससे आम आदमी का सरल सा छोटा सा काम भी समय पर नहीं हो पाता है। इस तरह इस कहानी में सरकारी कार्यालयों की दायित्वहीन अमानवीय रूप का चित्रण करना इस कथा का मुख्य विषय है। ठीक बच्चों, तो ये जो बात आपके सामने लिखी गई है, इससे आपको इस कहानी का पूरा जो रूपरेखा है वो अच्छे समझ में आएगी कि ये कहानी कृष्णचंद्र जी की एक हास्य व्यंग्य कथा है।
इस कथा में सरकारी कार्यालयों के तौर तरीके और उनकी कार्यशैली पर आक्षेप किया गया है। सरकारी कार्यालयों में छोटे बाबू से लेकर बड़े अधिकारी तक व्यर्थ में फाइलों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। सरकारी कार्यालय और उनके विभाग जो होते हैं उनमें तालमेल की कमी होने के कारण से मानवीय संवेदना और दायित्व बोध का अभाव होता है उनके अंदर, क्योंकि संवेदना नहीं होती है और सब अपनी जिम्मेदारी से बचे रहना चाहते हैं। इससे आम आदमी का सरल सा छोटा सा जो काम है वो भी समय पर नहीं हो पाता है। और इस तरह इस कहानी में सरकारी कार्यालयों के जो दायित्वहीन हैं और उनका अमानवीय पक्ष है उसे चित्रित करना ही इस कहानी का मुख्य विषय है। यानी सरकारी कार्यालयों के जो तौर तरीके हैं, वहाँ काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो किस तरह अपने दायित्व से जिम्मेदारियों से बचे रहना चाहते हैं और फाइलों की पूर्ति करने में ही वो उलझे रहते हैं। इससे आम आदमी का काम जो है वो समय पर नहीं हो पाता है। तो इसी घटनाक्रम को यहाँ कृष्णचंद्र जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि सचिवालय जो सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है, उसके लॉन में क्या गिर जाता है, एक जामुन का पेड़ गिर जाता है और उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब जाता है। जब सुबह देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से ये आता है कि भाई जो जामुन का पेड़ था वो किस विभाग के कार्यालय में यानी कि सचिवालय में के लोन में गिरा था, तो वो व्यापार विभाग था। कौन सा था वो? व्यापार विभाग था। समझ में आई? तो आप शुरू से इन चीज़ों को ध्यान में रखते चलेंगे कि रात के समय में आंधी चली, अंधड़ चला और उसकी वजह से जो व्यापार विभाग का जो सचिवालय का लोन था उसके अंदर एक जामुन का पेड़ गिर गया और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। सुबह जब ये माली ने देखा तो माली जो है दौड़ करके चपरासी के पास जाता है, चपरासी दौड़ता हुआ क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क जो है अपने बड़े अधिकारी के पास जाता है और वो अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी के पास जाता है, उससे वो बड़े अधिकारी के पास पहुंचता है। तो इस तरह से ये घटनाक्रम चलता रहता है और इसी क्रम के अंदर जो है दोपहर हो जाती है, लेकिन वो दबा हुआ आदमी जो है पेड़ के नीचे, उसे निकालने का प्रयास नहीं किया जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि ठहरो, पहले मैं अपने से ऊपर वाले अधिकारी को पूछ लूँ, क्योंकि मैं उसको क्या जवाब दूंगा, ये पेड़ कैसे गिरा। तो कहने का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है, सरकारी कार्यालय हैं, उनके अंदर जो पदों का क्रम है या उनमें जो पदों का विस्तार है वो कितना सही है कितना सही नहीं है, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी आज के इस वीडियो के अंदर केवल हम लोग इसे रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें मैंने अभी समझाई है आप लोगों को, इसी के अंदर लास्ट में आप अपना पेज निकाल लीजिए। यहाँ दो चीज़ें मैं समझाऊंगा कि ऊपर ये जो दो लाइनें दी जाती है, दो पंक्तियाँ दी जाती है, उनका अर्थ क्या होता है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि जो अस्पताल हैं वो बेरहम क्यों हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, ये आईने के सामने इनके द्वारा लिखी हुई एक रचना का एक पद है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज हर तरफ जहां देखो मौत सस्ती हो गई है। मौत आना ना आना ये जीवन में सब ईश्वर के हाथ में। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये अस्पताल बेरहम क्यों हैं। अस्पतालों के अंदर जब किसी बीमार व्यक्ति को ले जाया जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे ऐसी स्थिति में जब वहाँ ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल के अंदर भी पहले क्या होता है, पहले फॉर्म भरिए, फाइल पूर्ति करिए। आपने कई फिल्मों के अंदर सीन देखे होंगे। तो उस समय उस अस्पताल का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो रोगी, जो पेशेंट हमारे सामने आया है, उसके जीवन को हम कैसे बचाएं। उस समय उनको एक संवेदना, एक इंसानियत दिखानी चाहिए, लेकिन अस्पतालों के अंदर ये इंसानियत दिखाई नहीं जाती है। तो जो ये लेखक है इसके माध्यम से ये कह रहे हैं कि अफसोस इस बात का नहीं है कि ये मौत बेरहम क्यों है, ये मौत बेरहम है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मौत से बचाने वाले
ये जो अस्पताल हैं वो इतने बेरहम क्यों हो गए, उनमें आज दया, करुणा और इंसानियत क्यों नहीं बची है, और वे इंसान के जीवन को बचाने के लिए क्यों अपना जो परिश्रम यानी कि अपना पर्याप्त जो प्रयास है वो क्यों नहीं दिखाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। ठीक है, तो इस चीज़ को ही आप लोग आगे समझते चलिए। आगे सुनिए बच्चों, बेरहम का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसमें रहम ना हो, दया ना हो। ठीक, और अफसोस इस बात का है, अफसोस किस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। तो ये परिचय मैंने आपको समझा दिया है, मैं यहाँ परिचय नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल ये पढ़ रहा हूँ जामुन का पेड़, जो इस पाठ का परिचय ये समझा रहा हूँ। ठीक है, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, यानी कि जब भी कॉमेडी दिखानी होगी तो चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, तभी तो लोगों को क्या आती है, हंसी आती है। तो हास्य व्यंग कथा जो है इसके लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा यानी कि औसत से ज़्यादा यानी कि जैसी चीज़ें हैं उनको बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा। ठीक है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगें, जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला जो विस्तार है वो कितना निरर्थक है, और जो पदानुक्रम है, वहाँ पर जो पद का क्रम है वो कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और उसके अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। यानी ये जो सरकारी कार्यालयों के जो तौर तरीके वो तो दे ही, पदों का क्रम तो है ही, लेकिन वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो भी कितने संवेदनहीन हो गए कि उनके सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा होता है लेकिन उन्हें अपनी फाइल पूर्ति करने में ही समय व्यतीत करता हुआ आप देख सकते हैं। कागजों की पूर्ति में लगे रहते हैं, इंसान के जीवन की कीमत उन लोगों की नज़रों में नहीं होती है। कितने ही बुजुर्ग, कितने ही ऐसी वृद्ध महिलाएं जो हैं कहीं सरकारी कार्यालय में जाते हैं, लेकिन उससे ये जो अधिकारी वर्ग है बिल्कुल भी तमीज़ से, तरीके से बात नहीं करता है, और उनको घंटों अपने काम के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है, लेकिन उनकी फाइल जो है, उनका जो काम है वो पूरा नहीं हो पाता है। आराम से कैबिन में बैठे रहते हैं। आप किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर जाकर देखो तो वहाँ अधिकारी वर्ग आपस में गपशप कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और बड़े इत्मीनान से अपना काम में ऐसे लगे रहते हैं, आराम से करते रहते हैं, बाहर से कितनी भी लंबी लाइन लग जाए। तो ये उनकी इंसानियत नहीं है, ये उनकी जो संवेदनहीनता है उसी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से लोग अपने काम को जो है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए फाइल पे एक टिप्पणी लिखकर उसे आगे प्रस्तुत कर देते हैं, ये तो जिम्मेदारी फला आदमी की है, ये काम तो उस व्यक्ति का है। ठीक है, तो ऐसे करके वो काम जो है समय पर नहीं हो पाता। आम आदमी जो है वो इन सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा लगा कर बिल्कुल थक जाता है। ठीक है, हताश हो जाता है और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ठीक, तो इसी चीज़ को है कि अफसोस इस बात का नहीं है कि ये मौत बेरहम है, अफसोस तो इस बात का है कि अस्पताल इतने बेरहम क्यों हैं। ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर की एक बार पूरी समरी आपको समझाऊंगा और समरी के बाद में इसकी रीडिंग करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।